प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड डलहौजी पर अंतिम व्याख्यान। पिछले व्याख्यानों में हमने लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति और उसके सुधारों के बारे में अध्ययन किया है। विगत अध्याय में हम चर्चा कर रहे थे लॉर्ड डलहौजी की विदेश नीति कि कैसे उसने अपने कंपनी के राज्य का यहाँ पर विस्तार किया और किन आधारों पर किया। और उसी व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि उस समय जब डलहौजी के यदि पहले की समय की हम बात करें तो जो 1826 से और 1848 तक का जो समय है, उस समय में अंग्रेज़ों ने भारतीय शासकों के द्वारा, उन राजाओं के द्वारा जो भी बच्चे गोद लिए गए उनके उत्तराधिकार को स्वीकार किया था। और कुछ ऐसे भी उदाहरण थे। हमने झांसी के शासक रामचंद्र राव की बात की थी कि उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक बच्चे को गोद लिया था। अंग्रेज़ों से स्वीकृति नहीं ली थी इस बात की, परंतु उसकी तो जब स्वीकृति नहीं ली तो उसकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेज़ों ने उसके गोद लिए हुए बच्चे को शासक भी स्वीकार नहीं किया। तो कोई एक निश्चित सिद्धांत या नियम अंग्रेज़ों ने उस समय तक नहीं बना रखा था। और डलहौजी जब आया तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। पहले वे राज्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए थे, दूसरे वे राज्य जो अंग्रेजों के अधीन राज्य थे, तीसरे वे जो स्वतंत्र राज्य थे। और इन तीनों के लिए उसने अलग नियम बनाए कि जो पहली श्रेणी के जो शासक हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित हैं, उनको गोद लेने का जो अधिकार है नहीं दिया गया। अंग्रेज़ों के जो अधीन हैं वो बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन परमिशन के द्वारा, अंग्रेजी परमिशन के द्वारा। और जो स्वतंत्र शासक हैं वे अपने आप में स्वतंत्र थे। तो ये एक नियम लॉर्ड डलहौजी ने यहाँ पर बनाया। और फिर उस नियम के बाद लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, झांसी, संबलपुर, नागपुर, जयपुर, इन पे अधिकार वो अपना विलय कर लिया। 1843 में नागपुर जो है वो मिला लिया गया था। 1848 में सतारा मिला लिया गया था। 1849 में संबलपुर मिला लिया गया था। 1854 में झांसी जो है वो अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। डलहौजी ने जिस प्रकार भारतीय राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था, उसे भारतीय विद्वान तर्कसंगत नहीं मानते थे। यह कहना सर्वथा अनुचित है कि अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में किन्हीं राज्यों का निर्माण किया था। भारतीय विद्वानों का जो मत है, प्रत्येक राज्य किसी न किसी रूप में अंग्रेजों से पहले से विद्यमान था। ऐतिहासिक साक्ष्य है विद्यार्थियों यह तो। और दूसरा यह कहना गलत था कि भारत में कुछ ऐसे भी राज्य थे
जो अंग्रेजों के अधीन माना जा सकता है जिनको। तो इस संदर्भ में इतिहासकारों का कहना है कि 1858 ईस्वी तक भारत में मुगल शासन था और मुगल बादशाह को 1858 में भारत के सम्राट के पद से हटाया गया था। तो उस समय तक, जब तक वो पद पर था, कानूनी आधार पर भारत की सर्वोच्च सत्ता मुगल सम्राट के हाथों में थी। व्यावहारिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हुए भी कानूनी आधार पर भारत के सभी राज्य उसी के अधीन माने जाते थे। स्वयं अंग्रेज भी प्रारंभ में मुगल बादशाह के इस अधिकार को स्वीकार करते थे। तभी तो उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह के आदेश के द्वारा ही अंग्रेजों ने प्राप्त की थी। फिर कब और कैसे अंग्रेज भारत की सर्वोच्च सत्ता बन गए, किस प्रकार से बने, ये हमने इतिहास में पढ़ा है। तो अंग्रेजों ने सर्वोच्च सत्ता का अधिकार केवल सीमित शक्ति के आधार पर प्राप्त किया था। उसके पीछे कोई नैतिक या कानूनी आधार नहीं था। तो ये कहना पड़ता है कि अंग्रेजों का अधीनस्थ राज्यों और स्वतंत्र राज्यों में अंतर मानने का अधिकार स्पष्ट नहीं था। डलहौजी ने करौली के राज्य को अधीन राज्य माना, उसे उसके राजा को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया तथा उसे अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करना चाहा। परंतु जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करौली को स्वतंत्र राज्य स्वीकार करते हुए राजा को बच्चा गोद लेने की आज्ञा प्रदान की और करौली अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित नहीं किया जा सका। तो विद्यार्थियों, विभिन्न विद्वानों ने उपयुक्तता, नैतिकता, उपयोगिता, इन सब के आधार पर गोद की प्रथा के पक्ष और विपक्ष में अपने मत प्रकट किए हैं। अनेक विद्वानों का कहना है कि हिंदुओं में बच्चा गोद लेने का अधिकार परंपरा और धर्म दोनों आधार पर स्वीकृत पहले से था और कोई ऐसा उदाहरण या कारण नहीं था कि उस आधार से किसी हिंदू को वंचित किया जाता। हिंदुओं की केवल एक धार्मिक पुस्तक, जिसका नाम है वशिष्ठ संहिता, में यह लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति को बच्चा गोद लेने से पहले उसके राजा को सूचित करना चाहिए। परंतु विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या यह नहीं है कि बिना राजा की स्वीकृति के बच्चे को गोद लिया जाना अनुचित था। वशिष्ठ संहिता में यह जो लिखा है, यह एक सुझाव है कि ऐसा नागरिक, प्रजा को ऐसा करना चाहिए। लेकिन यदि कोई इसका पालन नहीं करता था तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं था। वास्तव में यह अधिकार इतना मान्य था कि हिंदुओं की अन्य किसी भी धार्मिक पुस्तक में इस पर विचार तक नहीं किया गया है। इस कारण धार्मिक आधार पर अंग्रेजों को हिंदुओं का यह अधिकार जो है वो स्वीकार करना चाहिए था। परंपरा के आधार पर भी अंग्रेजों के पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जबकि किसी हिंदू को इस अधिकार से वंचित किया गया हो। अंग्रेज इतिहासकार बेल लिखता है कि दिल्ली के शासकों या पेशवाओं ने यह कभी नहीं कहा कि उनके ऊपर निर्भर करने वाले किसी भी सरदार को बच्चा गोद लेने का अधिकार है।
ऐसा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता। बेल पुनः लिखता है कि भारत में किसी भी शासक को बच्चा गोद लेने या न लेने की स्वीकृति या अस्वीकृति देने का विशेष अधिकार सर्वोच्च सत्ता का नहीं था। यह ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है और किसी भी मान्य पुस्तक द्वारा इस सिद्धांत अथवा परंपरा को अभी तक सत्य नहीं ठहराया जा सकता है। ये अंग्रेज इतिहासकार बेल ने इस बात को लिखा है। इस विचार के अलग ली वार्नर लिखता है कि पेशवा परंपरा के आधार पर उत्तराधिकार को स्वीकार करते थे और उसके बदले में नजराना या उत्तराधिकार कर वसूल करते थे। तो इस आधार पर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह पेशवाओं की भांति इस अधिकार का प्रयोग करती अथवा किसी अन्य तरीकों द्वारा इस अधिकार का प्रयोग करती। लेकिन विद्यार्थियों, ली वार्नर का यह निष्कर्ष आश्चर्यजनक है। हमने इतिहास पढ़ा है, पेशवाओं के इतिहास में ऐसे उदाहरण तो मिल जाते हैं जब बहुत जो छोटी श्रेणी के जागीरदारों के संबंध में इस अधिकार का प्रयोग किया गया हो, परंतु ऐसा कोई उदाहरण प्राप्त नहीं होता जबकि इसका प्रयोग किसी राजा के संबंध में किया गया हो। भारतीयों ने कभी भी इस अधिकार को स्वीकार नहीं किया। सतारा, झांसी, नागपुर का अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किया जाना सर्वथा अन्यायपूर्ण माना गया था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने जो संधियां भारतीय नरेशों से की थी, उनमें से किसी में भी यह उल्लेख नहीं किया गया था कि अंग्रेजों को भारतीय जो शासक हैं उन्हें बच्चा गोद लेने या न लेने देने के विषय में हस्तक्षेप का अधिकार है और न कभी इसी प्रकार का कानून ही बनाया था। इस प्रकार अंग्रेजों को भारतीय शासकों के बच्चा गोद लेने का उससे रोकने का न तो कोई नैतिक अधिकार था, न कानूनी अधिकार था, और न ही वे इस अधिकार का प्रयोग परंपरा के आधार पर कर सकते थे। इस अधिकार का प्रयोग डलहौजी ने केवल उपयोगिता और साम्राज्य विस्तार की लालसा के कारण किया था। लॉर्ड डलहौजी का यह जो कार्य है, ये विवाद का विषय इतिहास में हमेशा इस पर डिबेट रही है। विद्यार्थियों, यह पूर्णतः सत्य है कि इससे कुछ मात्रा में अंग्रेजी राज्य का विस्तार अवश्य हुआ, परंतु जैसा कि अंग्रेज इतिहासकार लिखते हैं कि इससे नागरिकों को प्रशंसा भी हुई, यह गलत है। नागपुर, झांसी व अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किया गया तो डलहौजी ने कहा था कि महल की दीवारों के बाहर फुसफुसाहट तक नहीं हुई, यानी कि नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि नागरिकों ने अंग्रेजी शासन को भारतीय शासकों के अत्याचार हैं उनसे बचने का आधार माना। परंतु विद्यार्थियों, इसके बाद जो घटनाएं घटित होती हैं, जिनको हम इतिहास में पढ़ते हैं, उससे डलहौजी का यह जो स्टेटमेंट है, यह बिल्कुल गलत सिद्ध हो जाता है। नागपुर और झांसी के नागरिकों का असंतोष और अवध के नागरिकों का असंतोष 1857 के विद्रोह में भाग लेने से प्रकट होता है। और
उनका भाग लेना इस बात का प्रमाण है कि भारतीय इन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित किए जाने से प्रसन्न नहीं थे। विद्रोह से यह भी स्पष्ट है कि डलहौजी द्वारा गोद लेने की जो प्रथा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर जिन राज्यों का अपहरण अंग्रेजी राज्य के सुरक्षा विस्तार के लिए किया गया है, उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, ना अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा हो सकी। इसी कारण विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नरेशों द्वारा बच्चा गोद लेने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। इसी आशय से 26 जुलाई 1860 को सर चार्ल्स वुड ने भारत सरकार को पत्र लिखा कि हमें यह सिद्ध करना है कि जिस प्रकार हम अपने अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ हैं, उसी प्रकार हम दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के भी इच्छुक हैं। ये विद्यार्थियों लिखा था सर चार्ल्स वुड ने जुलाई 1860 की 26 तारीख को। तो अंत में विद्यार्थियों, इस कथन के साथ अपनी बात, इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ कि डलहौजी का गोद की प्रथा के आधार पर भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित करना न तो कानूनी था, न न्यायपूर्ण था, न व्यावहारिक था और न ही उपयोगी था। केवल और केवल इसमें अंग्रेजों का अपना स्वार्थ था, न कि जैसा कि डलहौजी कहता है कि इससे वहाँ की प्रजा को प्रसन्नता हुई। यह भी बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि 1857 का जो संग्राम है उसमें इन पीड़ित राज्यों की जनता का बढ़ चढ़कर भाग लेना इस बात का गवाह है कि वहाँ के लोग भी इस कार्य से प्रसन्न नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद।